अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद ख़ान। नाज़रीन, जैसे कि आप बखूबी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि कोविड की इस महामारी ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। और अगर दूसरी तरफ से नज़र डालें, हमें भी एहतियात बरतनी चाहिए कि डॉक्टर्स पे सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। और आज हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शौकत चौधरी, जो कि नॉट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं जम्मू डिवीज़न के। डॉक्टर साहब, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमें आप पहले मुख्तसर सा ये इस सवाल का जवाब दीजिए कि कोविड की पहली वेव और सेकंड वेव में क्या डिफरेंस है। जी, पहली वेव में जो था वो ये डिज़ीज़ इतनी घातक नहीं थी जी। इतनी कंटेजियस नहीं थी शायद, क्योंकि जो हम पैटर्न देख रहे थे उसमें ये था कि जो ज़्यादातर लोग आ रहे थे वो एल्डरली थे या कोमॉर्बिड इलनेसेस के पेश लोग थे। यंगर पॉपुलेशंस रिलेटिवली स्पेयर्ड थी, बची हुई थी, और जिस इंटेंसिटी से डिज़ीज़ स्प्रेड हो रही थी वो भी स्लो थी शायद। और सेकंड में हम ये देख रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन बहुत देख रहे हैं, और जिस तरीके से, जैसे आप पहले का और इसका देखो, डबलिंग टाइम देखो, तो विद इन अ वीक्स टाइम हम इस वक्त इंडिया देखो, इस वक्त 4 लाख प्लस हो गया इन्फेक्शन रेट। जम्मू कश्मीर में भी 4000 के आसपास पहुंच गए। तो इसका मतलब ये हो गया, साइंटिफिकली हम इसको कहते हैं कि डिज़ीज़ का जो वायरल लोड है वो बहुत ज़्यादा है और कंटेजियस बहुत है एक्चुअली। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिला था कि मौसम का भी इससे कोई ताल्लुकात हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, या बढ़ जाता है। पिछली वेव जो पहली वेव थी उसमें सर्दी थी, बोल रहे थे कि सर्दी में जो है इसमें ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस आते हैं। तो मौसम के साथ इसका कोई रिलेटेड है कुछ? सी, टेम्परेचर के रिलेशन में कुछ बातें शुरू में आई थी कि जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ये वायरस का सर्वाइवल कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इसका सर्वाइवल बढ़ेगा और इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हमने पैटर्न देखा नहीं। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब ये स्टार्ट हुआ तो यूरोप से स्टार्ट हुआ, तो यूरोप में तो ज़बरदस्त किस्म की सर्दी थी, माइनस पे टेम्परेचर जा रहा था, तो वो बात तो सही नहीं निकली। उसके कंपैरिजन में अगर आप इंडिया में देखो तो हमारी सर्दी में हमारा रेट कम हो गया था, इन्फेक्शन रेट। सितंबर अक्टूबर के बाद हम ऑलमोस्ट फरवरी तक कम था। तो उससे ये मतलब निकला कि इसका टेम्परेचर से ज़्यादा लेना देना है नहीं। डॉक्टर साहब, पहली वेव में तो ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो जो ये सेकंड वेव है इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी ढूंढ रहे हैं। जहाँ तक कि हम हिंदुस्तान की बात करें, बाहर से मंगवा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तो इसमें ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है? देखो, इसमें दो वजह। एक तो ये है कि ऑक्सीजन जिन लोगों को चाहिए उनकी तादाद बढ़ गई इस वेव में, जैसा मैंने कहा आपको कि कंटेजियसनेस। दूसरा ये होता है कि नॉर्मल जो डिजीज़ हमारी होती हैं लंग्स की, जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ 4-5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगी, और देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन दी अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई। तो ये दो वजह हैं जिसकी वजह से मारामारी ऑक्सीजन की नज़र आ रही है। अब जो सेकंड वेव है इसमें ज़्यादातर नौजवानों पे बोल रहे हैं कि ये असर करेगी। पहली जो वेव थी उसमें बोला गया था 40 से या 45 साल से ऊपर जो हैं उन पे असर करी। तो एज का क्या डिफरेंस है? नहीं, एज जो एल्डरली हैं और जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको बीमारियां हैं, वो तो हमेशा ही ससेप्टेबल नौजवानों से ज़्यादा रहेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो सोसाइटी है वो एल्डरली या कोमॉर्बिड को कह के वो कहीं ना कहीं मेंटल एडॉप्टेबिलिटी हो गई है लोगों की, उनके साथ खुदा न ख्वास्ता कुछ होने के लिए। और जब नौजवान हो जाता है तो सोसाइटी पैनिक हो जाती है, नौजवान को ये हो गया, नौजवान को वो हो गया। पर जैसा हमने शुरू में भी बात इस पर डिस्कस की कि ऐसा नहीं है कि ये रिलेटिवली, देखो जब ज़्यादा की बात करेंगे तो वो रिलेटिव होगा। तो रिलेटिव किससे होगा? एल्डरली से, बड़ों से, ऐसा नहीं है। बट ये है कि ये नौजवानों को भी इफ़ेक्ट कर रही है, जो फर्स्ट वेव शायद नहीं कर रही थी। अगर बात करें हार्ट अटैक जो हैं वो बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक डिजीज पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोविड में हमें हार्ट अटैक से क्या रिश्ता है? ये बड़ा रेलिवेंट सवाल है, क्योंकि देखो जो डेथ रेट है, जो काज ऑफ डेथ कोविड में हो रहा है, वो दो ही वजह से हो रहा है। पहली वजह ये है कि हाइपोक्सीमिया का मतलब कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, लंग्स को ऑक्सीजन, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। और सेकंड ये है कि इस बीमारी की वजह से जो बॉडी के अंदर क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं एग्रीवेट हो रहा है। सो हार्ट की नसों में क्लॉट्स हो रहे हैं, कुछ लोग ब्रेन स्ट्रोक्स के से मर रहे हैं।
तो इसका काफ़ी, इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने लोग दाखिल होते हैं थोड़ी सी मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ के लिए, उनको डॉक्टर या तो खून पतला करने की दवाई डाल रहे हैं, है ना, या मुंह के रास्ते या इंजेक्शन के हिसाब से। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो हैं मास्क को जो है मजाक में लेते हैं और कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। आप हमारे लोगों को बता दीजिए कि मास्क से हमें क्या क्या किस किस चीज़ से फ़ायदा मिलता है और किस चीज़ की एहतियात करनी है। देखो, मास्क को मैं कहूँगा कि दिस इज़ रेडली अवेलेबल एंड चीपर वैक्सीन फॉर अ कॉमन मैन। ठीक है, मास्क अगर आप लगाओगे तो दो हैं, आप खुद किसी से दूसरे से इन्फेक्ट नहीं हो रहे, और अगर आप पॉजिटिव हो आप स्प्रेड नहीं कर रहे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बीमारी को टैकल करने के लिए मास्क की ही है। वो आप गांव में हो, शहर में हो, ये आपकी बात सच है, हम भी सुनते हैं छोड़ो जी कौन सा क्या जी कहाँ बीमारी कौन सा कोविड, लेकिन जहाँ हो रहा है वहाँ बहुत हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाकी चीज़ें आप करो या ना करो, लेकिन सिंपल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप ज़रूर उसका पालन करें। वो 3 सिंपल चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप अगर घर में भी आप कहीं भी जाते हो तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, यानी 2 गज़ दूरी। दूसरा, आपने मास्क पहना। और तीसरा ये है कि आप कभी भी बाहर से आओ, कोई चीज़ टच करो तो सिंपल साबुन और पानी से अपने हाथ धो लो। सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा, कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी रहेगा आपसे इन शॉर्ट में कि सब लोग परेशान हैं इस बात से कि क्या कोविड वैक्सीन जो है वो हमारे लिए सेफ़ है। आप इस पे मुख्तरस हमें लोगों को बताइए। देखो, वैक्सीन ही इसका एक बचाव है, और इसकी मैं ये समझता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वैक्सीन हमें, हमारी जितनी एजेंसीज़ हैं इंडिया में, है ना, उन्होंने दिन रात लगा के ये वैक्सीन को अवेलेबल कराया और विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कराया। देखो, मार्च के आसपास ये बीमारी इंडिया में शुरू हुई लास्ट ईयर, और जनवरी 16 को वैक्सीन लॉन्च हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है इन अ वे, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो गए इस वैक्सीन के हिसाब से। वैक्सीन का क्या इंपॉर्टेंस है कि सेफ्टी पे तो मैं बात करूँगा ही, पर मैं ये बता रहा हूँ कि जितने पेशेंट हमने अभी तक कोविड के देखे हैं, या जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे, या तो उनको इन्फेक्शन ज़रूर हुई, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अगर कोई 1% लोग अस्पताल में गए तो उनको जान से हाथ नहीं धोना पड़ा, वो वहाँ 2-3 दिन की ऑक्सीजन के साथ रिकवर हो गए। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो वैक्सीन है, इसकी मैं टाइप लोगों को बता दूँ कि ये एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और इस तरह की वैक्सीन पहली बारी नहीं बनी कि जिसके बारे में हमें ये डर हो कि पता नहीं ये कैसे बिहेव करेगी हमारी बॉडी को। इस तरह की वैक्सीन, मैं एग्जांपल या मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, जो बच्चों में हम करते थे मीज़ल, माम्स और रुबेला की वैक्सीन, वो तो हर आदमी ने गांव में, शहर में, जम्मू में, श्रीनगर, कश्मीर, एवरीवेयर लोग लगाते हैं। हमने हर बच्चों को, आपको भी लगी, मुझे भी लगी, सबको लगती। ये उसी तरह की वैक्सीन है, कोई नई तरह की वैक्सीन नहीं, और जो उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएटेड थे वही साइड इफ़ेक्ट इसके साथ भी हैं। और जो कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट होता है या इससे परेशानी होती है वो रिएक्शन हो सकता है, तो रिएक्शन का ट्रीटमेंट होता है। आप किसी भी सेंटर, जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं, वहाँ डॉक्टर रखे हुए हैं, वो डॉक्टर लोगों को पहले स्क्रीन करते हैं, किसको लगनी है किसको नहीं लगनी वो सब बताते हैं वहाँ पे, और अगर किसी को लगी उसको 1 घंटा वहाँ ऑब्ज़र्व किया जाता है। जो रिएक्शन होता है हमेशा इमीडिएट होता है। जब 1 घंटा गुजर जाता है उसके बाद कोई बड़ी तकलीफ़ या बड़ी परेशानी होने की संभावना बहुत कम है। लोगों को थोड़ी सी पेन होती है, वो हर वैक्सीन के साथ होती है। अब इसके साथ इतना एप्रीहेंशन और इसके साथ इतने र्यूमर्स फैल गए हुए हैं, लोग डर रहे हैं। तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से यही इल्तिजा रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग एलिजिबल हैं अपनी टर्न पे अपने आप को वैक्सीनेट करें। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि हमें किस किस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए, किस किस चीज़ से बचना चाहिए इस कोविड की महामारी में, ताकि हम पे अटैक ना कर सके। पहला तो हो गया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। दूसरा ये हो गया कि अननेसेसरी घूमना फिरना, ज़रूरत नहीं है तो मत जाओ। तीसरा ये है कि जितने आपने सोशल गैदरिंग के इवेंट्स हैं उनको पोस्टपोन कर लो। जब हालात ठीक हो जाएंगे, जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं उनको बचाओ। ये 3 चीज़ों का अगर आप कर लेते हो तो कम चांसेस हैं कि आप, और चौथी चीज़ ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ आज मौजूद थे इसी कोविड की महामारी में जो बहुत सारे सवाल उठते हैं जहन में, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शौकत चौधरी साहब। तो आपको भी मैं बताना चाहूँगा, मकसद सिर्फ यही था कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ, लोगों तक ये वो बातें पहुँचाएँ जिनसे वो अनजान हैं या फिर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस महामारी में हमें ख़ुद की भी एहतियात करनी है और हमें हमारा ख़ुद ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर्स पे सब कुछ छोड़ देना है या फिर बाकी चीज़ों पे छोड़ देना है, हमें खुद एहतियात करनी है इस चीज़ से, तब जाके हम बच सकेंगे। तो नाज़रीन आप देखते रहिए जेके रिवॉल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।